गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, मैं दीपक सर प्रेम विद्या मंदिर से कक्षा 9 में हम अब नया पाठ आज जो है वो 5वां पाठ यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय वो देखेंगे। अब यहाँ पे उसकी भूमिका है कि ज्यामिति यानी कि वो यूनानी भाषा का शब्द है जिसमें जियो और मीट्रिन उन दोनों से मिला हुआ है कि जियो का अर्थ होता है कि पृथ्वी या फिर भूमि और मीट्रिन का अर्थ होता है कि मापना। तो ऐसे ज्यामिति का अर्थ जो है जो पृथ्वी को मापने की होता है। हाँ, तो यहाँ पे मिस्र, बेबीलोन, चीन, भारत, ऐसे यूनान, इन सभी लोगों ने प्राचीन सभ्यताओं थी। तो पहले इन सभ्यताओं के लोगों को अनेक व्यावहारिक समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिसमें ज्यामिति के विकास की विभिन्न प्रकार से आवश्यकता पड़ी। जैसे कि यहाँ पे हमको दिया है कि नील नदी में बाढ़ आती थी तो विभिन्न भूमि स्वामियों के संलग्न खेतों के बीच की परिसीमाओं को अपने साथ बहा ले जाती थी। इन बाढ़ों के बाद इन परिसीमाओं को पुनः बनाया जाता था। इस कार्य के लिए मिस्रवासियों ने सरल क्षेत्रफल परिकलित करने के साथ ही सरल रचनाएं करने के लिए अनेक ज्यामिति तकनीकें और नियम विकसित किए। उन्होंने ज्यामिति के ज्ञान का उपयोग अन्न भंडारों के आयतन निकालने तथा नहरों को पिरामिडों के निर्माण करने में किया। वे एक कटे हुए पिरामिड का आयतन ज्ञात करने का सही था। जैसे हमको आकृति ये जो है कटा हुआ पिरामिड उसके ऊपर से हम देख सकते हैं। तो ऐसे उसके सूत्र भी जानते थे। तो पिरामिड एक ऐसी ठोस आकृति है जिसका आधार एक त्रिभुज या वर्ग या कोई अन्य बहुभुज होता है, जिसके पार्श्व फलक या ऊपर एक ही बिंदु पर मिलने वाले त्रिभुज होते हैं। ये जो पाठ है इसमें से कोई सूत्र वगैरह नहीं है, लेकिन ये जो पाठ है उसमें से आपको जो उसकी अभिधारणाएं हैं और उसके जो वाक्य हैं वो सभी याद करने पड़ेंगे। हाँ, तो यहाँ पे उप महाद्वीप में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इत्यादि की खुदाइयों से यह पता लगता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता ने ज्यामिति का प्रचुर मात्रा में उपयोग किया। वह एक उच्च कोटि का संगठित समाज था। शहर अत्यधिक रूप से विकसित थे और बड़े योजनाबद्ध ढंग से निर्मित किए गए थे। जैसे कि उदाहरण दिया कि सड़कें परस्पर समांतर होती थी और भूमिगत नालियों की व्यवस्था थी। घरों में विभिन्न प्रकार के अनेक कमरे हुआ करते थे। ये बातें दर्शाती है कि नगरवासी क्षेत्रमिति और व्यवहारिक अंकगणित में पूर्ण रूप से निपुण थे। तो निर्माण कार्य में प्रयोग की जाने वाली ईंटें भी जो थी वो ईंटों के अनुपात था लंबाई अनुपात चौड़ाई अनुपात मोटाई 4:2:1। ये जो है अनुपात आपको याद रखना है। खाली जगह में या फिर छोटे प्रश्न में ये अनुपात आ सकता है। अब ये जो रचनाएं हैं उनके लिए महत्वपूर्ण ग्रंथ थे। वैदिक काल की ज्यामिति का उद्गम वैदिक पूजा के लिए आवश्यक भिन्न भिन्न प्रकार की वेदियों और अग्निकुंडों के निर्माण कार्य से हुआ है। बराबर। तो आदेशित हुआ है। घरेलू धार्मिक क्रियाओं के लिए वर्गाकार और वृत्ताकार वेदियों का प्रयोग किया जाता था, जबकि सार्वजनिक पूजा स्थलों के लिए आयतों, त्रिभुजों और समलंबों के संयोजनों से बने आकारों का प्रयोग आवश्यक होता था। ये भी याद रखना, आयत, त्रिभुज और समलंब। हाँ, और ये इसके बाद है कि श्रीयंत्र में एक दूसरे के साथ जुड़े 9 समद्विबाहु त्रिभुज अंतर्निहित है। श्रीयंत्र और ये 9 समद्विबाहु त्रिभुज, हाँ, ये त्रिभुज इस प्रकार व्यवस्थित किए गए हैं। इनमें 43 छोटे त्रिभुजों का निर्माण होता है। यद्यपि वेदियों की रचना करने में परिशुद्ध ज्यामिति विधियों का उपयोग किया गया था, फिर भी इनसे संबंधित सिद्धांतों की कोई चर्चा नहीं की। अब ज्यामिति का विकास और अनुप्रयोग विश्व के सभी स्थानों पर होता रहता है। अब उसके बाद हम दृष्टिकोण आगे वाला देखते हैं कि जो यहाँ पे मिस्रवासियों का विकसित की गई ज्यामिति में मुख्य परिणामों के कथन ही निहित हैं। इनमें प्रक्रियाओं के कोई व्यापक नियम नहीं दिए गए। वस्तुतः बेबीलोन और मिस्रवासियों दोनों ही ने ज्यामिति का उपयोग अधिकांशतः व्यावहारिक कार्यों के लिए किया तथा उसको एक क्रमबद्ध विज्ञान के रूप में विकसित करने के लिए बहुत कम काम किया। परंतु यूनान जैसी सभ्यताओं में इस तर्क पर बल दिया जाता था कि कुछ रचनाएं किस प्रकार हो जाती हैं। यूनानियों की अभिरुचि उन कथनों जिनको उन्होंने स्थापित किया था कि सत्यता निगमनिक तर्कण का उपयोग करके जांचने में थी।
हाँ? अब ये नाम याद रखना, एक यूनानी गणितज्ञ थेल्स को श्रेय जाता है कि उन्होंने सबसे पहली ज्ञात उत्पत्ति प्रदान की। यह उत्पत्ति इस कथन की थी कि वृत्त का व्यास वृत्त को समद्विभाजित करता है। थेल्स का एक सबसे प्रसिद्ध शिष्य पाइथागोरस, ये वाला भी याद रखना कि थेल्स का जो शिष्य था उसका नाम क्या था, तो पाइथागोरस, जिसका नाम आपने अवश्य सुना होगा। पाइथागोरस और उसके साथियों ने अनेक ज्योमेट्रिक गुणों की खोज की और ज्योमेट्री के सिद्धांतों का अत्यधिक विकास किया था। ये प्रक्रिया 300 ईस्वी सन पूर्व पर जारी रही। इसी समय मिस्र में अलेक्जेंड्रिया ने एक गणित के शिक्षक यूक्लिड ने उस समय तक यह गणित के इन सभी ज्ञान को एकत्रित किया और एलिमेंट्स नामक एक प्रसिद्ध ग्रंथ के रूप में उसे व्यवस्थित किया। ये भी नाम याद रखना, एलिमेंट्स को 13 अध्यायों में विभाजित किया। उनमें से उन्हें पुस्तिका मान जाता है, यानी कि 13 के 13 अध्याय अलग अलग पुस्तिका बनी और वो अलग अलग यानी कि समस्त विश्व की ज्योमेट्री संबंधी समझ को आने वाली पीढ़ियों तक प्रभावित किया। अब यूक्लिड की परिभाषाएं, अभिगृहित और अभिधारणाएं। यूक्लिड के समय के यूनानी वैज्ञानिकों ज्योमेट्री ने उस विश्व का एक सिद्धांतिक प्रतिमान सोचा कि वो बिंदु, रेखा, तल या पृष्ठ इत्यादि की अवधारणाएं उन वस्तुओं से स्थापित की गई जो उनके आसपास थी। आकाश और उसके आसपास के ठोस अध्ययनों के आधार पर एक ठोस वस्तु की सिद्धांत ज्योमेट्री अवधारणा विकसित की गई। एक ठोस का आकार होता है, यानी कि कोई भी एक ठोस पदार्थ हो तो उसका आकार होता है, माप और स्थिति होती है और उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। तो इसकी परिसीमाएं जो है वो पृष्ठ कहलाती है। ये आकाश के एक भाग को दूसरे भाग से पृथक करती है और इनकी कोई मोटाई नहीं होती। पृष्ठों की परिसीमाएं वक्र या सीधी रेखाएं होती हैं। इन रेखाओं के सिरे बिंदु होते हैं और ठोसों से बिंदुओं तक के 3 चरणों पर विचार कीजिए। प्रत्येक चरण में हम एक विस्तार, जैसे कि हम सीमा यानी कि विमा, डायमेंशन भी कहते हैं, से वंचित होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि ये 3 विमाएँ, एक ठोस की 3 विमाएँ होती हैं। एक पृष्ठ की 2 विमाएँ होती हैं, एक रेखा की 1 विमा होती है। ये सब खाली जगह में आता है, अच्छी तरह से ध्यान से पढ़ना। एक बिंदु की कोई विमा नहीं होती। यूक्लिड ने ऐसे रहस्य घट वो प्रारंभ एलिमेंट्स की पुस्तक 1 से 23 परिभाषाएं देकर किया, जिसमें से कुछ परिभाषा यहाँ पे दी है। पहली परिभाषा, एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता। दूसरा, एक रेखा चौड़ाई रहित लंबाई होती है। तीसरा, एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं। चौथा, एक सीधी रेखा ऐसी रेखा है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित होती है। पांचवा, एक स्पष्ट यानी कि एक पृष्ठ वह है जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। छठा, पृष्ठ के किनारे रेखाएं होती हैं। और सातवां, एक समतल पृष्ठ ऐसा पृष्ठ है जो स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप से स्थित होता है। ये जो परिभाषाएं 1 से 7 वो आपको अपनी कॉपी में लिखनी है और याद करनी है। फिर उसके बाद उन्होंने अध्ययन किया तो ऐसे भाग, चौड़ाई, लंबाई, सपाट रूप से ये सब अधिक जानने की आवश्यकता थी। जैसे कि बिंदु की परिभाषा पर विचार कीजिए तो यूक्लिड ने दी थी कि इस परिभाषा में एक भाग को परिभाषित करने की आवश्यकता है। तो ऐसे उन्होंने अलग अलग क्षेत्र में या फिर अनेक वस्तुओं को परिभाषित करने की आवश्यकता होती है। ऐसे अंत में परिभाषाओं की लंबी श्रृंखला प्राप्त हो सकती है। तो इन्हीं के कारणवश गणितज्ञों और सुविधाजनक पाया गया कि कुछ ज्योमेट्री पदों को अपरिभाषित मान लिया जाए। इस विधि से हम एक बिंदु की ज्योमेट्री संकल्पना का ऊपर दी गई परिभाषा की तुलना में एक बेहतर अंतर्ज्ञानात्मक आभास प्राप्त करते हैं। हम बिंदु को एक सूक्ष्म बिंदु से निरूपित करते हैं और इस प्रकार की समस्या उपरोक्त परिभाषा 2 में आती है। तो ऐसी जो परिभाषाएं 2 में आती हैं। अब यहाँ पे उसके कुछ अभिगृहित और अभिधारणाएं। तो अभिधारणा जो शब्द का प्रयोग इन कल्पनाओं के लिए किया जो ज्योमेट्री से संबंधित थी, और दूसरी ओर सामान्य अवधारणाएं जो थी उनको अभिगृहित कहा गया। अब उसमें से कुछ अभिगृहित जो है वो यहाँ पे दर्शाए गए हैं। तो ये अभिगृहित भी आपको कॉपी में लिखना है और याद करना है। पहला, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो एक दूसरे के बराबर होती हैं। दूसरा, यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होते हैं।
तीसरा, यदि बराबरों को बराबरों में से घटाया जाए तो शेष बल भी बराबर होते हैं। चौथा, वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हो एक दूसरे के बराबर होती हैं। पांचवा, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। और एक ही वस्तुओं के दुगुने परस्पर बराबर होते हैं। और सातवां, एक ही वस्तुओं के आधे परस्पर बराबर होते हैं। तो यहाँ तक आज के लिए रखते हैं। तो ये जो कुछ अभिगृहित जो ये 7 है और जो ऊपर जो परिभाषाएं थी वो भी आपको कॉपी में लिखनी है और याद करनी है। ओके, आज के लिए इतना। थैंक यू।